गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने एंडोजेनिक प्रोसेस पढ़े थे, यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड जो वीडियो हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक्स का मतलब बाहर से, बहिर्जनिक प्रक्रिया जो है, यानी कि जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं उनमें बाहर से लगने वाली फोर्स। कौन कौन सी बाहर से लगने वाली फोर्स है? क्या कह रहे कि द एक्सोजेनिक प्रोसेस derived their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from the sun and also the gradient created by tectonic factors। यानी कि जो भी आपकी एंडोजेनिक प्रोसेस है वो अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करता है। यानी कि जो भी आपका एंडोजेनिक प्रोसेस है, एंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, यानी कि एक्सो का मतलब बाहर से लगने, बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो भी ताकत लगती है, यानी कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फोर्स का काम क्या कर रहा है? मेन तो सन जो एक एनर्जी का काम कर रहा है, सूर्य की जो भी एनर्जी है, फिर एक टेक्टोनिक जो कारक है उनसे जो उत्पन्न प्रवणता है, ग्रेडियंट होती है प्रवणता, यानी कि जो दो अलग अलग स्थानों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे टेम्परेचर के बीच में हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर के बीच में हो तो प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि वो ग्रेडियंट का मतलब प्रवणता, उन बीच में जो अंतर होता है वो मेन है। कि जो बाहर से जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होंगे, यानी कि जितने भी हम ये कहेंगे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे, अलग अलग भाई भूआकृतियाँ बनेंगी, वो भूआकृतियाँ बनने के पीछे जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, यानी कि बहिर्जनिक प्रक्रिया है, उसमें जो एनर्जी आएगी यहाँ से, जो भाई एक स्ट्रक्चर को किस तरह से वो चेंज करेंगे, एक अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स को किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके ग्रेडियंट। अब इसमें दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक्ट अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल्स हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो मुख्य रूप से किस पे? ढालयुक्त जो सतह धरातल है वहाँ पर कार्यरत रहता है। कैसे? अब ग्रेविटेशनल का मतलब गुरुत्व आकर्षण अपनी ओर खींचने वाली, तो यही बात यहाँ पर रहेंगे। एक बिल्कुल फ्लैट, यहाँ से इरोजन वर्क भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं ना स्लोपिंग सरफेस हो, स्लोपिंग सरफेस का मतलब यही स्पॉट स्लोप में चला जाइए, तो कह रहा है कि यहाँ पे वो हमेशा कार्यरत रहता है, वो हमेशा अपने ऑन वर्किंग वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल द अर्थ मटेरियल्स हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। और हमेशा जो भी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा, जो भी पदार्थ यहाँ मिलेगा, उसको किसकी तरफ कर रहा है? डाउन स्लोप, यानी कि यूँ अप डाउन, ये ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स करता रहता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कहते हैं ना भाई, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से नदियाँ नीचे की तरफ आती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। और जो ये फोर्स की बात कर रहा है, जो ऊपर से नीचे लगाता है, कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये जो स्लोप है, इसमें जितनी भी एक पर्टिकुलर एक यूनिट की बात करें हम, यहाँ पे जो भी बेटा फोर्स अप्लाई किया गया, यानी कि जो यहाँ पर बल लगाया, और प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल है उसी को हम प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कितना बल यहाँ पर तैयार हुआ। और ये बल किस तरह से काम करता है? खिंचाव के रूप में स्ट्रेस अपनी ओर किस तरह से खींचता है, कितने मटेरियल को ये फोर्स कर सकता है, कितने को आगे धकेल सकता है। ठीक है। फिर इसी में दूसरा दे रखा है सीरियस स्ट्रेस। सीरियस स्ट्रेस क्या होता है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये बिलकारी बल होते हैं जो धरातल के पदार्थों के सहारे, जो धरातल है, सरफेस है, उनमें जो भी पदार्थ है, यानी कि जो भी मटेरियल वहाँ पे है, सक्रिय बल रहता है, हमेशा वहाँ एक्टिव रहता है। कि जो भी मूवमेंट है सरफेस के अंदर, वहाँ हमेशा इस टाइप की जो फोर्स है या हमेशा मिलेगा। जो सीरियस स्ट्रेस दिखा रखा है ना, प्रतिकारी जो बल है, प्रतिकारी मीन्स हमेशा वो कार्यरत है किसी न किसी।
फिर आगे दे रखा है बिसाइड द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इसके अतिरिक्त भी, यानी कि जो हमारे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ चीज़ें हैं। अर्थ मटेरियल्स बिकेम सब्जेक्टेड टू मोलिकुलर स्ट्रेस। मोलिकुलर स्ट्रेस मीन्स आणविक जो बल है वो भी काम कर सकता है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, उसी तरह से आणविक जो बल है, स्ट्रेस है, वो भी काम करता है। किसमें? जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उसमें, यानी कि बाहर की जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं भाई, एक तो हम भी बात करें ग्रेविटेशनल भाई स्लोप है तो वहाँ पर वो लगातार मूवमेंट में रहता है। इसी तरह से कह रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अतिरिक्त भी एक है, और वो है मोलिकुलर स्ट्रेस, आणविक जो बल है। दैट मे कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स अमंगस्ट विच टेम्परेचर चेंज एंड मेल्टिंग आर द मोस्ट कॉमन। इसमें भी कई पॉइंट या फैक्टर या कारक हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो तापमान में परिवर्तन जो होता है, टेम्परेचर चेंज जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक मेल्टिंग, जो भी आपको में जो इसमें पिघलन की जो प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल जो प्रोसेस है, उसके कारण ये मोस्ट कॉमन काम करते हैं। यानी कि ये एक वो चीज़ है, आणविक अणुओं के रूप में कार्यरत रहता है। कोई ऐसी चीज़, दो अलग डिफरेंट टाइप के अणु हो गए, उसमें लगातार कोई मोशन स्टार्ट हो गया तो वो भी इसमें स्ट्रेस का काम करेगा, वो भी उसमें खिंचाव या फोर्स का काम करता रहेगा। फिर दे रखा है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जो तापमान और वर्षण की हम बात कर रहे हैं, आर द टू इम्पोर्टेंट क्लाइमेट एलिमेंट्स दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेस। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, विशेषकर अगर हम बात करें सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हमें प्रोसेस जो प्रक्रिया दिखाई देती हैं, उसमें तापमान और वर्षण इन दो महत्वपूर्ण जो जलवायु के कारक हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये एक प्रकार से पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल रखते हैं कि वहाँ पर जिस जगह की हम बात करें वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन नमी कितनी है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी किस टाइप की है। तो वो चीज़ें जो भी इरोजन वर्क होगा, ठीक है, डिपोजिशनल वर्क होगा या ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया होगी, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगे। हम प्रकार से कह सकते हैं इनको अपने मतलब कि अंडर में रखते हैं। द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि जो बहिर्जनिक जो भूआकृतिक प्रक्रियाएँ, बाहर से जो भूआकृतिक प्रक्रियाएँ लगाते हैं, यानी कि जो एक तो एंडोजेनिक था, दूसरा तो प्रोसेस वरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, सब जगह अलग अलग है, उसका कारण भी समझ में आ गया। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन सभी जगह इक्वल नहीं है, क्लाइमेट कंडीशन सभी जगह इक्वल नहीं है। तो इसी तरह से जो भूआकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, विशेषकर जो बाहर की जो एक्सोजेनिक जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं, वो रीजन टू रीजन, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न मिलेंगे, और इसलिए भूआकृतिक प्रक्रिया एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न मिलेंगी। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस भी बाहर है, टेम्परेचर ये सब चीज़ें बाहर है, सब क्यों? जैसा ये है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है, उसी तरह से ये प्रक्रियाएँ मिलेंगी। क्लाइमेट फैक्टर्स बीइंग इक्वल, कई बार जैसे क्लाइमेट फैक्टर इक्वल हो जाए, रीजन टू रीजन की बात कर रहे हैं, मान लो ये हमारा ए रीजन है और ये बी रीजन है, यहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इक्वल भी हो जाए। द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। फिर यहाँ पर तापमान और प्रेसिपिटेशन समान है, लेकिन ये दो चीज़ें और देखी जा सकती हैं, प्रकार और संरचना की। जो रॉक्स है वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनका कंपोजिशन कैसा है, ये भी एक प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण योगदान है कि भाई किस प्रकार की वहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो। जैसे यहाँ अगर हम बात करें रॉक्स का कोई भी एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर इग्निक्स रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, किस टाइप की रॉक्स हैं, इग्नियस है कि नहीं है, ठीक है, आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी हैं या रूपांतरित चट्टानें हैं, तीनों चट्टान हो सकती है। फिर इसका स्ट्रक्चर, इसमें बनावट कैसी है, कौन सी मटेरियल, इसमें मिनरल्स इसमें मिक्स हैं, वो मिनरल्स आसानी से इरोजन होंगे नहीं होंगे, कटाव होंगे, कहीं प्रक्रिया उसमें किस तरह से एक्शन करेगी ये। ठीक है, तो ये यही बात कर रहा है कि अगर क्लाइमेट फैक्टर भी मान लो इक्वल भी हो सकते हैं, तो भी एक्शन का दूसरा काम हो सकता है टाइप और स्ट्रक्चर भी, चट्टानों की बनावट और उनके प्रकार भी जो हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेस है उस पर उसको मतलब निर्भर कर सकता है, उस पर डिपेंड कर सकता है।
तो बाहर से लगने वाली जो फोर्स की अगर हम बात कर रहे थे, यानी कि बाहर से जो भी भूआकृतिक प्रक्रियाएं होंगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या रहेंगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। सबसे पहला इसमें आता है वेदरिंग अपक्षय। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है इसका, कि वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग का मतलब क्या है, मैं आपको एक वेदरिंग समझाता हूँ। वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग इज डिफाइंड एज ए मैकेनिकल disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate। सीधी सी बात कही है इसने। जो भी आपकी अगर हम बात करें अपक्षय की, अपक्षय को मौसम अथवा जलवायु कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक, ठीक है, वियोजन, अपघटन, डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं, के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो अपक्षय है, अपक्षय का मतलब सीधी बात है किस चीज़ में डिफाइन किया जा सकता है? इसमें मौसम और जलवायु के कारकों के माध्यम से जो भी आपके वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड जो कारक हैं, यांत्रिक विखंडन किस तरह से होगा, इसमें टुकड़ों, जैसे वेदरिंग का प्रोसेस है इस तरह से भी समझा सकते हैं। वेदरिंग का मतलब जो रॉक्स हैं वो किसी न किसी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से वो उसमें क्रैक्स आ जाती है, स्ट्रेस आने की वजह से वो टूट जाती हैं चट्टानें, वही वेदरिंग कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अपक्षय से अभिप्राय है किसी भी प्रकार की रासायनिक, भौतिक या जैविक प्रक्रिया के कारण चट्टानों का स्वयं टूटना, स्वतः ही वो टूट जाती है। इसमें ये भी है, अपक्षय को मौसम और जलवायु कारकों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक या रासायनिक डिकम्पोजिशन के रूप में दोबारा से उनका कंपोजिशन हो जाता है, ठीक, केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल। ये वेदरिंग है, ये अपक्षय। अब ये किन किन कारणों से हैं, कैसे कैसे जो वेदरिंग हो सकता है, किन किन कौन कौन से ऐसे हम कहेंगे प्रोसेस हैं जिससे वेदरिंग होगा या अपक्षय होगा, अपक्षय किस किस तरह से हो सकता है, उसके लिए हम इसमें देते हैं देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो 3 जो मुख्य वेदरिंग प्रोसेस के जो पॉइंट है, ग्रुप है, उनको हम डिस्कस करेंगे। 3 मेजर उसमें दे रखा है। पहला केमिकल, यानी कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। फिजिकल या मैकेनिकल, सीधी सी बात है, भौतिक रास अपक्षय, और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी कि जैविक अपक्षय। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस का मतलब है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, कि किस तरह से केमिकल प्रोसेस होते हैं स्वतः ही, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, कोई फिजिकल। केमिकल कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से खुद चट्टानें हैं या रॉक से वो टूट जाती हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस के कारण वो चट्टानें स्वयं टूट जाती हैं, उनकी बनावट की वजह से हो सकता है कुछ। इसमें हम केमिस्ट्री की जो लैब है ना, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे केमिस्ट्री लैब में हो तो डिस्कस की जा सकती है। लेकिन ज्योग्राफी में हम इतना ज़्यादा इसको डीपली नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में केवल इनको एक हम कह सकते हैं इनको डिफाइन करना है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये कैसा है। इसको एक्चुअल में हम कहेंगे इसको एक्सपेरिमेंट टाइप का एक ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है ये केमिस्ट्री का जो टॉपिक है। लेकिन ये किस तरह से एक्शन होता है, कैसे काम करता है केमिकल वेदरिंग, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया से किस तरह से चट्टानें वो टूट जाती हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया। सबसे पहले दे रखा है इसने सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज, डिसोल्व, क्या है, डिसोल्व और रिड्यूस देम टू ए फाइन क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीजन, सरफेस एंड सॉइल, ऑक्सीजन, सरफेस एंड सॉइल, वाटर एंड अदर एसिड। कि अपक्षय प्रक्रिया एक ऐसा समूह है जो, जैसे हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन भाई विलेन से संबंधित हो सकते हैं, कार्बोनीकरण हो सकता है, कार्बोनेशन, जलयोजन हो सकता है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण सेलों के अपघटन हो सकता है कि चट्टानें खुद टूट सकती है, किस तरह से वो,
फिर ये रासायनिक क्रिया एक सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित होती है, ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें में होती हैं, और ये किस तरह से कार्यरत करती है, ये केमिकल सारी प्रोसेस, इन्हीं को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से कौन सा प्रोसेस है। जैसे हम बात करें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, सॉल्यूशन में एक ऐसी प्रक्रिया जब कोई वस्तु जल या अम्ल के साथ घुलती है, यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक आ गया है, ज़्यादा इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम एक मोटी मोटी बता देते हैं भाई। सॉल्यूशन मीन्स कि जब कोई भी विलय होता है, घुल जाती है कोई चट्टान, जैसे होते हैं कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो चट्टान है, मान लो उसमें एक विशेष प्रकार का कोई मिनरल्स है, वो वहाँ पर नमी के कारण घुल गया, तो इनके बीच में गैप हो गया, क्रैक्स हो गया, टूटना स्टार्ट होगी, तो इसी यही है सॉल्यूशन। कि जल के साथ अम्ल, जब कोई वस्तु जल या अम्ल के साथ घुल जाती है तो घुलित तत्वों में जल को ठोस पदार्थों में मिल जाता है, किस तरह से प्रक्रिया करते हैं, ये सॉल्यूशन प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से कार्बोनेशन है, मैं कह रहा हूँ ना, इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना मैं। कार्बोनेशन क्या है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो मिनरल्स की प्रक्रिया का प्रतिफल होता है, कि जो मिनरल्स में एक प्रकार से खनिजों में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं कार्बोनेशन। क्या होता है, ये फेडरसपर या कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक है, यानी कि जो फेडरसपर और हम दूसरा कार्बोनेट जैसे ले रहे हैं ना, जो खनिज है मिनरल्स, उनको अलग कर देती है, ये है कार्बोनेशन प्रक्रिया। इस जल द्वारा वायुमंडल में या कार्बन के डाइऑक्साइड के द्वारा ये इसका जो प्रभाव होता है। इसी तरह जलयोजन दिखा रखा है, हाइड्रेशन, कि जलयोजन जल का रासायनिक योग माना जाता है, केमिकल है, खनिज स्वयं जल में धारणवित घुल जाता है, वो किस तरह से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो जल में खुद घुलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसने देखा रखा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का क्या है, अपक्ष में ऑक्सीकरण का तात्पर्य ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु ऑक्सीजन का संयोग हो, उसमें ऑक्सीजन के साथ किस तरह से ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, किस प्रक्रिया में, जैसे हम लोह ले रहे हैं, आयरन का ले रहे हैं, मैग्नीज, गंधक वगैरह इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के से किस तरह से ऑक्सीजन के साथ जल की प्रक्रिया होने के बाद में लोहे पे, आयरन पे किस तरह से, ठीक है। एक तो ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, ये जो चट्टानों में किस किस तरह से कार्यरत हैं, काम करती हैं, कि हम ये कहेंगे जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारा चला हुआ, इस लेसन का जो मेन टारगेट था वो यही था, एक्सोजेनिक जो प्रोसेस प्रक्रिया थे, बाहर से जो लगने वाली ताकतें जिसके कारण चट्टानें टूटती हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ होती हैं, अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हमें इस सरफेस पे नज़र आते हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम वेदरिंग का एक टॉपिक डिस्कस किया आज की वीडियो में, केमिकल वेदरिंग, यानी कि कोई भी एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो ही मिनरल्स या रॉक्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो मिनरल्स या रॉक्स किस तरह से टूट करके अपना जो एक्चुअल शेप है, स्ट्रक्चर है, जो उसका पोजीशन है वो चेंज कर जाते हैं और डिफरेंट प्रकार के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके, थैंक यू।